मैनेजर को जब पता चला कि प्रणव ने अभिनव के साथ क्या किया था तो उसका दिमाग गर्म हो गया। बैंक में भले ही उसका दिमाग कंप्यूटर चलाता हो, लेकिन उसका दिल आज भी गोलियां चलाता था। उसने गोली की रफ्तार से प्रणव को अपने कैबिन में हाजिर होने के लिए कहा। तब तक अभिनव ने उसकी टेबल पर अपना फटा हुआ चेक रख दिया था। इतने में प्रणव वहां आया और पहले अभिनव को हीन भावना से और फिर मैनेजर को मुस्कुराते हुए देखने लगा। मैनेजर ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तुमने इन साहब का चेक किससे पूछकर फाड़ा? अभिनव के लिए साहब शब्द प्रणव से सुना नहीं गया। उसने कहा, सर ये डिलीवरी वाला है, फर्जी चेक लेकर बैंक में आया था। इसे क्या लगा यहाँ हम लॉटरी खोलने बैठे हैं? मैंने इसके चेक की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में चेक की थी, कोई रिलेवेंट डाटा था ही नहीं। सच बोल रहा है? मैनेजर ने पूछा। ये सुन प्रणव को धक्का लगा। अभिनव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। प्रणव ने हिचकिचाते हुए कहा, आपसे झूठ क्यों कहने लगा? तुझे पता है ये डिलीवरी बॉय किसका चेक लेकर आया है? अकरम सर का। क्या? हाँ, तूने इसके साथ जो किया वो ठीक है, लेकिन अकरम सर को अगर पता चला कि तूने उनके चेक का ये हाल किया है तो वो तेरे साथ क्या करेंगे जानता है ना? मैनेजर ने कहा। अकरम का नाम सुनते ही प्रणव की हालत खराब हो गई थी। इतने में मैनेजर ने कहा, एक काम कर, वो रही टेप और ये रहा चेक, इसका एक एक टुकड़ा जोड़। क्या सर, तुझे नौकरी से निकाल रहा हूं? नहीं सर, मैंने क्या किया? शाबाश, ये तुझे सुनाई दे गया और इससे पहले जो कहा वो है? मैनेजर ने कहा और अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अभिनव का प्रणव को देख हंसने का मन कर रहा था, पर वो मुश्किल से अपने आप पर काबू करके बैठा था। बलराज ने जब अपना गला साफ किया तो प्रणव घबराया और टेबल पर पड़े चेक के टुकड़ों को देखने लगा। अगर उसे पता होता कि उसे इन्हें फिर से जोड़ना पड़ेगा तो वो इतना फाड़ता ही नहीं। उस चेक के कम से कम 50 टुकड़े हो गए थे। प्रणव ने मैनेजर की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए बोला, सर, बैठकर कर सकता हूं क्या? मैनेजर ने नहीं सुनने का नाटक किया। प्रणव समझ गया था आज उसकी क्लास लगने वाली है। उसने टुकड़ों को टेबल पर बिछाना शुरू किया तो मैनेजर ने कहा, अकरम सर का चेक है ये, अच्छी तरह से जोड़ना। 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं, गड़बड़ करेगा तो पिछवाड़े पर लात मारकर ऐसा बाहर करूंगा कि दुनिया के किसी बैंक के अंदर जाने लायक नहीं बचेगा, समझे? प्रणव को अकरम के चेक और मैनेजर की भाषा दोनों ने हैरान कर दिया था। उसने घबराते हुए अभिनव को देखा और फिर चेक के टुकड़े जमाना शुरू कर दिया। अभिनव को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि वो तो अपनी शिकायत लेकर मैनेजर के पास आया था, लेकिन प्रणव ने ना जाने ऐसे कितने ही अभिनव के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया होगा। उधर प्रणव को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज और उसका मैनेजर एक फटीचर से डिलीवरी बॉय की मदद क्यों कर रहे थे। आखिरकार प्रणव ने चेक को बड़ी मेहनत से जोड़ा और मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने उसे देखा और प्रणव को बाहर जाने का इशारा कर दिया। जैसे ही प्रणव बाहर गया तो मैनेजर ने अंदर से कमरे का दरवाजा लॉक किया और अभिनव के पास आते हुए बोला, टाइगर, तुम इतने सालों से कहाँ थे? पहले ये बताओ कि तुम मेरे पापा से कैसे जुड़े हुए हो? मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ, मैनेजर ने जवाब दिया। इतने में बलराज ने कहा, टाइगर वापस तो आ गया है, लेकिन मोंटी के वापस आने तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना गेम हो जाएगा। हाँ, बलराज सही कह रहा है टाइगर। साला हम शेरों के बीच एक भेड़िया घुसाया है। वो तुम्हारी और हमारी सारी खबर हमारे दुश्मनों को देने वाला है, इसलिए संभल कर रहना पड़ेगा टाइगर। भेड़िया? तुम्हारा मतलब जासूस? अभिनव ने पूछा। बलराज ने कहा, हाँ, इसके बारे में मोंटी तुम्हें डिटेल में बताएगा, और तब तक गुफा से बाहर आना नहीं, और आओ तो अंधेरे में। इस बीच हमें तुम्हारे पापा यानी हमारे संजय के कातिल का भी पता लगाना है, और साथ ही ये भेड़िया। अभिनव के मन में इन दोनों चीजों से जुड़ा बस एक ही नाम आया, मोंटी। जिस तरह से राणा ने संजय को धोखा दिया था, अभिनव को पूरा भरोसा था कि मोंटी भी अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चलेगा। उसे इन लोगों पर तरस आ रहा था जो राणा को अपना सगा मानते थे। अभिनव ने बलराज को देखा और बोला, इस ग्रुप में और कौन कौन है जिससे अभी मिलना बाकी है? मैनेजर ने कहा,
इस ग्रुप में है मोंटी, अकरम, बलराज, मैं यानी डीके, इक्का, पार्कर और अलायना। क्या? अलायना? यानी हमारे ग्रुप में एक लड़की भी है? हाँ, इससे पहले उसकी माँ इस पोजीशन पर थी। 1 साल पहले उसकी डेथ हुई तो अलायना उसकी जगह पर आई है। टाइगर, वो लड़की नहीं, आग है, आंधी है, चलता फिरता अंगारा है। मैं अपनी जिंदगी में अलायना जैसी किसी से नहीं मिला। शक्ल, अक्ल और तेवर उसके पास तीनों है। मैं समझा नहीं, अभिनव ने कहा। बलराज उसके पास आया और बोला, जिद्दी, उसके आगे मुझे अपनी जिद कुछ नहीं लगती। कहने को ग्रुप में वो बस एक लड़की है, लेकिन उससे पार पाना हम में से किसी भी मर्द के बस की बात नहीं है। यह सुनते ही अभिनव समझ गया था कि बलराज का इशारा किस तरफ है। अलायना को यह मनवाना कि वो टाइगर है अभिनव के लिए भारी होने वाला था। फिर भी अभिनव को यह चैलेंज लेने में मजा आ रहा था। अभिनव के मन में भी अब अलायना से मिलने की इच्छा बढ़ने लगी थी। इतने में मैनेजर यानी डीके ने कहा, तुम जल्दी से उससे भी मिल लोगे, पर वो तुमसे मिलेगी या नहीं पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि टाइगर के लिए उसे मनाना मुश्किल होगा। मैंने जैसा सोचा था यह आदमी वैसा है नहीं। बलराज की यह बात सुन डीके के कान खड़े हो गए। उसने बलराज को देखा और बोला, टाइगर ने तुम्हें रिंग में पटका क्या? यह सुनते ही बलराज जोर से हंसा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे देख डीके भी जोर जोर से हंसने लगा। आखिर में डीके ने कहा, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मैं दे देता हूं। चेक मैं अकरम के ऑफिस से री इशू करवा लूंगा। मुझे अभी 1 करोड़ रुपए चाहिए, बचे 49 करोड़ मेरे नए अकाउंट में डलवा देना, अभिनव ने कहा। और ये सुन डीके उसके लिए पैसे लेने चला गया। उसके जाते ही अभिनव बलराज के पास आया और बोला, एक बात बताओ, ये अलायना के बारे में तुम कुछ जानते हो क्या? बलराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, वैसे तो सब कुछ जानता हूं और वैसे कुछ भी नहीं। मेरा मतलब है, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? बस उसे अपनी तरफ से चिढ़ने का या गुस्सा होने का मौका मत देना, और ना ही उसके पीछे कुत्ते की तरह जीभ हिलाना। और जोक तो बिल्कुल मत मारना, वो जोक मारने वाले को जान से मार देती है। बलराज ने कहा और हंसने लगा। इतने में बलराज ने कहा, वैसे अब तुम्हें गाड़ी की जरूरत है। मैं अपने मैनेजर को बोल रहा हूं, यहां से सीधा ग्लोब मोटर्स जाओ, वहां तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभी पैसे मैं भर रहा हूं, बाद में जब तुम गद्दी संभालोगे तो मुझे डबल दे देना। यह सुनते ही अभिनव जोर जोर से हंसने लगा। उसने बैंक से पैसे लिए बाहर आया और एक टैक्सी बुक करके सीधा ग्लोब मोटर्स के लिए निकल पड़ा। जल्दबाजी में वो बलराज से यह पूछना ही भूल गया था कि बलराज ने उसके लिए कौन सी गाड़ी बुक की थी। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि शोरूम का मैनेजर दरवाजे पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। उसने अभिनव को देखते ही पूछा, अभिनव गढ़वाल? मैं ही हूं, अभिनव गढ़वाल। ये सुनते ही वहां रिसेप्शन पर खड़ी दोनों लड़कियों के होश उड़ गए, लेकिन मैनेजर को अभिनव को देख कोई झटका नहीं लगा। बलराज ने उसे पहले ही बता दिया था कि अभिनव दिखने में कैसा था। चलिए मेरे साथ, मैनेजर ने कहा और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद अभिनव एक गैरेज में आ गया था। बाहर ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। मैनेजर उसे उसकी गाड़ी के पास लेकर आया। वो एक बहुत ही महंगी सी गाड़ी थी, लेकिन ऊपर से उसे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो कबाड़ हो। बलराज ने जानबूझकर उसे पुराना करवाया था ताकि कोई भी अभिनव पर उसकी गाड़ी की वजह से शक न करे। पर जब अभिनव ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैनेजर ने कहा, मैं गाड़ी के पेपर्स रेडी करवाता हूँ, आप तब तक गाड़ी देख लीजिए। मैनेजर वहां से निकला और अभिनव ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए बढ़ने लगा, पर इससे पहले कि वो बैठ पाता उसे पीछे से एक आवाज आई, हेलो। ये आवाज एक लड़की की थी। अभिनव को लगा कि जरूर ये वही रिसेप्शन वाली लड़कियों में से कोई एक होगी, लेकिन जब वो पलटा तो हैरान हो गया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि चाहत थी। अभिनव ने चाहत को अनन्या के साथ अकरम की पार्टी में देखा था। चाहत और अनन्या दोस्त थी। हालांकि अभिनव ने वहां उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन वो पार्टी में लगातार अभिनव को ही देखी जा रही थी। उसे पूरा शक था कि अभिनव दुनिया को जो दिखा रहा था असल में वो वैसा नहीं था।
वो जिस तरह से अभिनव को देख रही थी उससे बड़ा अजीब लग रहा था। चाहत अभिनव के पास आई और बोली, ये सब क्या हो रहा है अभिनव? ये गाड़ी तुम खरीद रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? अभिनव ने तनी हुई आवाज में पूछा। चाहत को देख वो अपनी पहचान के लिए अलर्ट हो गया था। चाहत उसके सवाल पर मुस्कुराई और मीठी सी आवाज में बोली, मैं चाहत हूँ, तुम्हारी बीवी की दोस्त, और ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम यहाँ गाड़ी खरीदने कैसे आ सकते हो? अनन्या ने तो मुझे बताया था कि तुम गरीब हो। हाँ, मैं गरीब ही हूँ। ये गाड़ी तो मैं अपने बॉस के लिए लेने आया हूँ। चाहत ने उसे कुछ पल के लिए देखा और बोली, पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पता नहीं, एक काम करती हूँ, मैं अनन्या को भी यहाँ बुला लेती हूँ, दूसरे की सही, पर जब वो तुम्हें गाड़ी में देखेगी तो खुश हो जाएगी। नहीं, उसे बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों बेकार में उसे परेशान करती हो तुम बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ये सुनते ही चाहत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुझे चाहिए ट्रीट। क्या तुम मुझे ट्रीट पर लेकर नहीं चलोगे? देखो, मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मना करना चाहिए। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, चाहत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। ठीक इसी वक्त मैनेजर डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उसने डॉक्यूमेंट्स अभिनव को दे दिए। अभिनव भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसे पता था कि चाहत खुद एक रईस परिवार से आती थी। ऐसे में वो उसे अकरम के एक होटल में ले जाने वाला था। चाहत पूरे रास्ते रह रहकर अभिनव को देख रही थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे चाहती क्या है। जैसे ही अभिनव की गाड़ी अकरम के होटल के नीचे पार्क हुई तो अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अकरम का फोन था। हेलो, क्या हुआ टाइगर, सब ठीक? मैंने देखा तुम्हारी गाड़ी मेरे ऑफिस के नीचे आई है। उधर से अकरम ने पूछा। हाँ, वो मैं होटल में किसी के साथ लंच के लिए आया था। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। जरा ऊपर आओ, मैं तुम्हें अपना वीआईपी कार्ड दे देता हूँ ताकि तुम दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। अकरम ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव ने फोन रखा और पलटा तो पाया कि चाहत उसके पीछे खड़ी थी। चले? हाँ, नहीं, तुम एक मिनट यही रुको, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। अभिनव ने कहा और इससे पहले कि चाहत कुछ कहती, अभिनव वहां से निकल गया। चाहत उसे जाते हुए देख रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये अकरम का ऑफिस है, लेकिन अभिनव वहां क्या करने जा रहा था और उसे किसने फोन कर ऊपर बुलाया था? चाहत को अभिनव पर शक हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चाहत को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चल जाएगा? और क्या थे चाहत के इरादे? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उधर जब चाहत को अभिनव के ऊपर शक हो रहा था, तब इधर अभिनव भी अकरम के कैबिन में पहुंच चुका था। जैसे ही अभिनव अंदर आया तो अकरम ने उसकी तरफ अपना कार्ड बढ़ाया और बोला, ये लो, मजे से लंच करना। थैंक यू, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और अकरम के कैबिन से बाहर निकल गया। वो नीचे आया और उसकी आंखें चाहत को ढूंढने लगी। उसने देखा कि चाहत होटल के बाहर शेड में खड़ी थी। अभिनव उसके पास पहुंचा तो चाहत उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अभिनव ने उससे कहा, चले। दोनों होटल के अंदर दाखिल हो गए और एक टेबल पर जाकर बैठ गए। अभिनव जानबूझकर चाहत से नजर नहीं मिला रहा था, वही चाहत उसे लगातार देखती जा रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ। अच्छा, वैसे तुम इस ऑफिस में काम करते हो क्या? मुझे लगता है कि हमें कुछ ऑर्डर कर देना चाहिए, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अभिनव ने चाहत के सवाल को टालते हुए कहा। चाहत ने उसे देखा और एक पल के बाद बोली, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्या? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाने लगा? चाहत इस बात का जवाब देने वाली थी। बात उसकी जुबान पर आ ही गई थी कि इतने में वेटर उन दोनों की बातों के बीच खलल डालने के लिए आ गया। अभिनव और चाहत ने वेटर को ऑर्डर दिया और वेटर वहां से निकल गया, लेकिन चाहत अपना सवाल भूली नहीं थी। उसने बात को घुमाते हुए पूछा, तो तुम क्या करते हो? मैं AK प्राइवेट लिमिटेड में एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। अच्छा,
ये तो अकरम जी की कंपनी है ना? अभिनव ने जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। इससे पहले कि चाहत आगे कोई सवाल करती, इतने में एक लड़का चाहत के बगल में आकर खड़ा हुआ और बोला, हेलो गॉर्जियस। चाहत ने पलटकर देखा तो पाया कि एक सुंदर सा लड़का फॉर्मल्स पहनकर उसके पास खड़ा था। जैसे उसकी नजर चाहत से मिली तो उसने कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मन नहीं माना। क्या मैं तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रीट ऑफर कर सकता हूं? उस लड़के ने कहा। उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान नजर आ रही थी। चाहत उसकी नियत समझ चुकी थी और अभिनव को भी यह समझ आ गया था कि वो किस नियत के साथ यहां खड़ा था। ऐसे में उसने भी लड़के को टालने के लिए गंभीरता से कहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वो पहले ही मेरे साथ डेट पर है। उस आदमी ने अभिनव की तरफ देखा और बोला, ओह अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम इसके छोटे भाई हो। पर चलो, अब जब तुमने बता ही दिया है कि तुम इसके साथ डेट पर आए हो, तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से कह रहा हूं, निकल लो। यह सुनकर अभिनव को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो देखना चाहता था कि यह आदमी किस हद तक नीचे गिर सकता था। इतने में वो लड़का चाहत की तरफ पलटा और बोला, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी वेल टू डू फैमिली से आती हो। डोंट माइंड, लेकिन तुम्हें इस तरह के लड़कों के साथ डेट पर नहीं आना चाहिए। स्टैंडर्ड इज इंपॉर्टेंट, राइट? तुझसे किसी ने कहा ज्ञान देने को? अभिनव ने बीच में आते हुए कहा। उस लड़के ने अभिनव को घूरते हुए देखा और फिर से चाहत की तरफ देखकर बोला, तुम प्लीज मेरे साथ आओ। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। वैसे भी यू डोंट डिजर्व टू बी विद सच डाउन मार्केट बॉयज, जिनके बापू ने उन्हें पैदा कर करके छोड़ दिया हो। साले! अभिनव से इस बार रहा नहीं गया। उस लड़के ने अपनी हद पार कर दी थी। जैसे वो अभिनव के बाप पर गया तो इतने में अभिनव अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे! हर कोई अभिनव की इस हरकत को देखकर हैरान हो गया, लेकिन अभिनव को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने बाप के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। उसने ना सिर्फ उस लड़के को कॉलर से पकड़ा, बल्कि उसे घसीट कर दूर लाया और उसकी नाक पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। क्या कहा तूने? मेरे बाप ने मुझे पैदा करके छोड़ दिया। यही सिखाया तुझे तेरे बाप ने? यही सिखाया है? अभिनव ने यह कहा और उस आदमी को दनादन पीटना शुरू कर दिया। वो लड़का जो अभी तक अभिनव को तेवर दिखा रहा था, अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसके मुंह से खून निकलकर उसके कपड़ों पर गिरने लगा था, लेकिन अभिनव का हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे मारता जा रहा था। चाहत भी अभिनव का ये रूप देखकर घबरा गई थी। अरे उसे मार ही डालोगे क्या? इतने में भीड़ में से कुछ लोगों की आवाजें आई। अभिनव को भी एहसास हुआ कि उसने लड़के को कुछ ज्यादा ही पीट दिया था। ऐसे में उसने हाफते हुए उसे छोड़ दिया। वो लड़का खड़े रहने लायक भी नहीं बचा था। अभिनव को जब होश आया तो उसने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो ये नहीं करता तो वो लड़का चाहत को परेशान करता रहता। अभिनव पलटा और चाहत को देखने लगा। चाहत दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में अभिनव को एक तरह की शांति नजर आ रही थी। अब उसे डर नहीं लग रहा था। तभी अभिनव के कंधे पर पीछे से एक हाथ आया और उसने अभिनव के कंधे को कसकर पकड़ लिया। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि वही लड़का उसे मारने के लिए खड़ा था, पर इससे पहले कि वो अभिनव पर हाथ उठाता, अभिनव ने उसे कोहनी से झटका दिया और वो नीचे गिर गया। हर कोई अभिनव के फोटो खींच रहे थे, उसकी वीडियो बना रहे थे। अभिनव को यह देख अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ये सब अजीब लग रहा था। वो यहां से निकल जाना चाहता था, पर इससे पहले कि वो निकल पाता, इतने में पीछे से आवाज आई। क्या हो रहा है यहाँ? ये कोई मछली बाजार नहीं है, एक रेप्यूटेड होटल है। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि होटल के मैनेजर की थी। होटल की ऐसी हालत देखकर मैनेजर का दिमाग खराब हो गया था। इससे पहले कि अभिनव उसे अपनी तरफ से कुछ समझा पाता, वो मार खाया हुआ लड़का गिड़गिड़ाते हुए मैनेजर के पास आया और रोते हुए बोला, इस आदमी ने देखो मुझे कितना मारा है, इसने मेरी नाक तोड़ दी, ये देखो। मैनेजर ने पहले उस आदमी को देखा और उसके बाद अभिनव को देखने लगा। बाकी लोग भी अभिनव को देख रहे थे। इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कह पाता, मैनेजर बोला,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वीआईपी कस्टमर के ऊपर हाथ उठाने की? क्योंकि इस आदमी ने हम लोगों को परेशान किया। मैं इसे मुंह नहीं लगाना चाहता था, फिर भी ये मेरे बारे में भला बुरा कह रहा था और इसने मेरे पिता के बारे में भी उल्टा सीधा कहा था। बस इतनी सी बात पे तुमने इनके साथ इतना कुछ कर दिया। अभी के अभी माफी मांगो इनसे। मैं इससे माफी मांगू? इससे कहो कि ये मुझसे माफी मांगे। साले चुपचाप माफी मांग। तू जानता नहीं मैं कौन हूं। बिना माफी मांगे मैं तुझे इस होटल से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा, उस आदमी ने कहा जिसे अभिनव ने मारा था। मामला बिगड़ता जा रहा था। अब इससे पहले की बात आगे बढ़ती, चाहत बीच में आई और बोली, एक्चुअली गलती अभिनव की नहीं है, इस आदमी की है। इसने मुझे छेड़ने की कोशिश की। ये मुझसे गलत तरीके से बात कर रहा था। मैं और अभिनव साथ में लंच पर आए थे, पर यह आदमी। चाहत ने सारी बात मैनेजर और आसपास खड़े लोगों को बता दी। मैनेजर ने पलटकर उस लड़के को देखा और बोला, क्या यह सही है? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में मैनेजर फिर से चाहत की तरफ पलटा और बोला, जो भी हो मैडम, पर इससे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। अभिनव समझ गया था कि मैनेजर उससे ऐसे क्यों बात कर रहा था। असल में वो अभिनव को उसके कपड़ों से जज कर रहा था। जब अभिनव को लगा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपनी जेब से अकरम का कार्ड निकाला और मैनेजर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे ये कार्ड किसने दिया है? इस पर लिखा नाम पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि निष्पक्ष फैसला कैसे किया जाता है। हाँ, यह सही कह रहा है। भीड़ में से किसी ने अभिनव की बात का समर्थन करते हुए कहा। मैनेजर ने अभिनव से कार्ड लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे उसने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पहले कार्ड को और बाद में अभिनव को देखे जा रहा था। अगर अभिनव के पास अकरम का कार्ड था तो वो समझ गया था कि अभिनव अकरम का खास है। उसने अभिनव से कुछ बोलने की कोशिश भी की, लेकिन उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था। अगर अकरम को इस बारे में पता चल जाता तो उसकी नौकरी जा सकती थी। जब अभिनव ने देखा कि मैनेजर के पास कुछ भी कहने को नहीं बचा है, तो उसने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, और तू लड़कियों से बात करने से पहले अपनी माँ के पास जा और उनसे सीख के लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। इतना कहते ही अभिनव ने चाहत को अपने साथ लिया और वहां से निकल गया। दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अभिनव ये तो जानना चाहता था कि आखिर चाहत के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो आगे से पूछकर उसे शक करने का मौका नहीं देना चाहता था। चाहत उसकी पहचान जानने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई थी। अगर वो उसे जरा सा मौका दे देता तो वो लपकने में देर नहीं करती। अब अभिनव को भूख लग रही थी, लेकिन वो चाहत से खाने के बारे में भी बात नहीं कर सकता था। वैसे भी उसे भूखे रहने की आदत थी। बचपन से वो दिन में सिर्फ 2 बार खाता था। उसने कई शामें तो बिना खाए भी गुजारी थी। पैसे आ जाने से अभिनव ने अपनी आदतें नहीं बदली थी। इधर चाहत भी बार बार उसे देख रही थी, और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, सॉरी, मैंने तुम्हारा मूड और तुम्हारा लंच दोनों खराब कर दिए। तुम चाहो तो हम कहीं और चलकर खा सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरे दिन फ्री हूँ। अभिनव ने उसकी बात सुनी और गाड़ी दूसरे होटल की तरफ मोड़ दी। कुछ देर के बाद उसने गाड़ी एक होटल के बाहर लगा दी। चाहत नीचे उतरी और उस होटल की तरफ देखने लगी। अभिनव ने ऊपर लगा बोर्ड देखा और उसके बाद चाहत के साथ अंदर दाखिल हो गया। अभिनव जानता था कि ये होटल दिक्पाल का था। दिक्पाल होटल के साथ साथ बहुत बड़ा माफिया ग्रुप भी चलाता था। जैसे माफिया वर्ल्ड में टाइगर का नाम बड़ा था, वैसे ही दिक्पाल का नाम भी काफी बड़ा था। जितनी दौलत और धंधे टाइगर के पास थे, उतने ही दिक्पाल के पास भी थे। कई मामलों में वो एक दूसरे के दुश्मन थे। अभिनव को ऐसा आभास हो रहा था कि शायद यहाँ उसकी दिक्पाल से मुलाकात हो सकती है। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताने वाले? अभिनव के मन में जब ये सारे ख्याल चल रहे थे, तभी चाहत ने कहा। दोनों एक टेबल पर आकर बैठ चुके थे और वाइन पी रहे थे। अभिनव ने भोला बनते हुए पूछा, किस बारे में? असल में वो समझ गया था कि चाहत के मन में यह शक की सुई क्यों घूम रही थी। उस दिन पार्टी में जब अकरम अभिनव को अलग से अपने साथ ले गया था, तब बाकी लोगों ने तो ये मान लिया था कि वो उसके ड्राइवर का बेटा था, लेकिन ये बात चाहत के गले नहीं उतर रही थी। उसने कहा, कमाल है,
तुमसे तो मैं तुम्हारे बारे में ही पूछूंगी ना। मेरे बारे में मेरे पास बताने लायक कुछ नहीं है, अभिनव ने कहा और चाहत से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो आपस में काफी गंभीर बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, इस टाइम दिक्पाल बॉस का डंका सिर्फ गुड़गांव में ही नहीं, पूरे इंडिया में बज रहा है। हाँ, मार्केट से जैसे ही टाइगर गायब हुआ वैसे ही टाइगर का नाम भी गायब हो गया। यह सुनते ही अभिनव पलटकर उस आदमी को देखने लगा जो ये बात कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो टाइगर के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे। बताओ ना अभिनव, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? चाहत ने पूछा। तभी उन लोगों में से एक ने कहा, नहीं, टाइगर अभी गया नहीं, टाइगर जिंदा है और वो जल्द ही लौट कर आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना जॉनी, इतनी मत पिया करो कि संभली ना जाए। कुछ भी बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं बकवास तो तुम कर रहे हो। टाइगर का कंपैरिजन दिक्पाल से, विस्की और देसी शराब का क्या मैच। मैं कह रहा हूं टाइगर जिंदा है एंड ही विल रिटर्न सून। जॉनी नाम के इस आदमी की बात सुनकर अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो ये जानना चाहता था कि जॉनी मन से फेंक रहा था या उसके पास सच में कोई जानकारी थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव सच का पता लगा पाएगा और क्या चाहत अभिनव के मुंह से सच निकलवा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब अभिनव उन लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहा था, तब इधर चाहत भी उसे देख रही थी। चाहत भी अब अभिनव की तरह उन लोगों की बातें सुनने लगी थी। जब उसके कान में उनकी बातें पड़ी तो वो धीरे से हंसते हुए बोली, क्या डेयरिंग है यार इन लोगों की। दिक्पाल की होटल में बैठकर टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें शराब चढ़ गई है या फिर सच में इनमें बहुत हिम्मत है। इतना कहकर चाहत फिर से अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गई थी, लेकिन अभिनव अभी भी उनकी बातें सुन रहा था। चाहत लगातार अभिनव को देखे जा रही थी। उसे ना जाने क्यों यह आभास हो रहा था कि अभिनव उससे कुछ तो छुपा रहा था। वो औरों की तरह अभिनव के कपड़े नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी नजर उसके चेहरे पर थी। उसकी आंखें, उसके बाल और उसकी त्वचा देखकर चाहत को ऐसा लग रहा था कि अभिनव किसी बड़े परिवार का वारिस था और वो इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाहत ने इस बारे में उससे आगे बात नहीं की। टाइगर सबसे बेस्ट है। इंडिया में तो क्या, आउट ऑफ इंडिया भी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। दिक्पाल तो दूर दूर तक नहीं, जॉनी ने कहा। उसके मुंह से ये सुनते ही एक आदमी ने जॉनी के मुंह पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हारा टाइगर को लेकर जो ये प्यार है ना, ये तुम्हारी जान ले लेगा प्यारे। जैसे ही दूर बैठे अभिनव ने ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने में तीसरे आदमी ने कहा, हाँ यार, ये जॉनी हमें मरवा देगा। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी अभिनव की नजर एक काले सूट पहने आदमी पर पड़ी। उसने आंखों पर चश्मा लगा रखा था और काफी देर से उन तीनों को देख रहा था। जैसे ही वो तीनों आदमी अपनी जगह से उठकर वहां से बाहर निकले, वो आदमी भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। जब वो अभिनव के बगल से निकला तो अभिनव ने देखा कि उसके पास एक बंदूक थी। अभिनव को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि वो दिक्पाल का आदमी था। अभिनव को यह भी समझ में आ गया था कि कुछ ही देर में उन तीनों लड़कों के साथ यह आदमी क्या करने वाला था। अभिनव! जब अभिनव अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी चाहत ने चिल्लाते हुए कहा और उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाल दिया। अभिनव ने उसे देखा और बोला, क्या कह रही थी तुम मेरी दोस्त से झूठ बोल रहे हो। कौन सी दोस्त? अनन्या! चाहत ने जोर देते हुए कहा। अभिनव को एहसास हुआ कि उससे गड़बड़ हो गई थी। फिर भी उसने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों उससे झूठ बोलने लगा। और हाँ चाहत, मुझे अभी निकलना होगा, एक जरूरी मीटिंग है, मुझे उसके लिए जाना है। और फिर तुम्हें तो पता ही है, मैं अनन्या का पति हूँ। अगर घर पहुंचने में जरा भी देर हो गई तो वो मेरी जान ले लेगी। वैसे भी वो मेरे ऊपर बहुत शक करती है। शक तुम्हारे ऊपर? वो तुम्हें पसंद तक नहीं करती, उसके दिमाग में तुम्हारा ख्याल भी नहीं आता, तो फिर वो तुम्हारे ऊपर शक क्यों करने लगी? हाँ जानता हूं, फिर भी अभी मुझे जाना होगा। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं?
चाहत ने अभिनव के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाया और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, हम फिर कब मिलेंगे? जल्द ही। अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चाहत के साथ होटल से बाहर आ गया। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि जॉनी और उसके साथी पीछे की तरफ भाग रहे थे। अभिनव को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उसने चाहत से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? अभिनव की आंखें आगे भी थी और पीछे भी। चाहत ने कहा, मुझे बस यही पास ही उतार दो, मुझे वहां एक छोटा सा काम है, मैं वहीं से निकल जाऊंगी। अभिनव ने राहत की सांस ली। चाहत उसका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली थी और वो लोग वहां से निकल गए। वहां पहुंचकर उसने तुरंत गाड़ी को रोका और दरवाजा खोल दिया। चाहत को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी जल्दी क्या थी। अभिनव ने कहा, और हाँ, मेरे साथ लंच करने के लिए थैंक्स। ये बात उसके दिल से निकली थी। अगर चाहत उसे अपने साथ नहीं लाती तो वो इन लोगों को भी नहीं देख पाता। चाहत ने भी मुस्कुराते हुए कहा, फिर मिलेंगे, और वो हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गई। उसके जाते ही अभिनव ने फिर से पीछे देखा। उसने पाया कि वो लोग काफी दूर निकल गए थे। उन तक पहुंचने के लिए उसे यू टर्न लेना था, लेकिन यू टर्न बहुत आगे था। ऐसे में अभिनव ने रिवर्स गियर डाला और गाड़ी को जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से पीछे की तरफ दौड़ाने लगा। वो अक्सर अपने पिता को गाड़ी ऐसे ही पीछे की तरफ दौड़ाते हुए देखता था। तब उसे समझ नहीं आता था कि उसके पिता ये क्या कर रहे हैं। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता उसे आज के लिए तैयार कर रहे थे। अभिनव पीछे चलता जा रहा था। आसपास से काफी सारी गाड़ियां निकलते जा रही थी। अभिनव बहुत ध्यान और तेजी के साथ उन लोगों की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस बीच एक गाड़ी से वो टकराने ही वाला था कि इतने में उसने ब्रेक लगाया और गाड़ी को आधा घुमा दिया। साला पागल हो गया क्या? दूसरे आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। अभिनव ने बस अपना कान पकड़ लिया और फिर से गाड़ी को रिवर्स में ले जाने लगा। कुछ देर के बाद जब अंधेरा होने लगा तब अभिनव की गाड़ी उन लोगों के पास जाकर खड़ी हो गई थी जो एक आदमी को घेर कर खड़े थे। उन लोगों के पास पहुंचकर अभिनव को पता चला कि वो लोग उस लड़के को मार रहे थे। रुको! इतने में अभिनव ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर सभी रुक गए और पलटकर देखने लगे। अभिनव एक कदम उनके पास आया और बोला, क्यों उस बेचारे को मार रहे हो? तुझसे मतलब है तभी तो यहाँ खड़ा हूं। अगर जिंदगी में आगे भी खड़ा ही रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जा, वरना इसकी तरह लंबा कर दूंगा। एक हट्टे कट्टे से आदमी ने अभिनव को घूरते हुए देखा और कहा। यह सुन अभिनव को हंसी आ गई। उसने कहा, अरे ये लाइन तो मैं तुझे बोलने वाला था, तूने मेरी लाइन छुड़ाई, अब तो तू और ज्यादा मार खाएगा। अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर उन लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उन लोगों का लीडर आगे आया और बोला, अरे हीरो बन रहा है क्या? है? जानता नहीं गुड़गांव में ये हीरोगिरी काम नहीं आती। चुपचाप चला जा, वरना बेकारी हमें एक की जगह 2 कब्रें खोदनी पड़ेगी। अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उन लोगों की तरफ देख रहा था और उनकी गिनती कर रहा था। इतने में उसने एक लड़के से कहा, भाई जरा पीछे हो ना। हाँ। वो लड़का पीछे हटा तो आखिर में अभिनव ने अपनी गिनती पूरी कर कहा, हाँ, अब कब्रिस्तान वालों को फोन करके बोल दो कि वो 2 नहीं 20 कब्रें खोद कर रखे। 2 लोग 20 मुर्दों को गाड़ने आ रहे हैं। इस बात ने अभिनव के सामने हर एक आदमी के गुस्से को भड़का दिया था। इधर अभिनव भी अपनी मुट्ठी कसकर तैयार हो गया था। एक आदमी दौड़ते हुए अभिनव की तरफ आया और उसने अभिनव पर डंडे से वार करने की कोशिश की, लेकिन अभिनव ने उसका डंडा पकड़ा और उसके पेट में मार दिया। लड़का नीचे गिर पड़ा। पकड़ो साले को! लीडर ने चिल्लाते हुए कहा और उसके बाकी आदमी भी एक के बाद एक अभिनव पर टूट पड़े। अभिनव भी उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो किसी का सिर दीवार से फोड़ रहा था तो किसी के पेट में अपना घुटना मार रहा था। उसने एक आदमी की पसलियों को उसी के डंडे से तोड़ा और फिर एक आदमी की गर्दन को दबोचकर उसे सड़क के उस पार फेंक दिया। देखते ही देखते अभिनव ने समा और समय दोनों बदल दिए। वो लड़का जॉनी, जो अभी तक उन लोगों से मार खा रहा था और जिसे लग रहा था कि अब उसके जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं है, वो खुद अभिनव का ये रूप देख हैरान हो गया था। उसके लिए अभिनव भगवान से कम नहीं था। जब अभिनव ने उनकी लीडर को भी मार मार कर हदभरा कर दिया तो वो दर्द के मारे करहाते हुए बोला, कौन हो तुम? अभिनव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया।
वो बस उसकी आंखों में देख रहा था। वो आदमी जवाब जानने के लिए बेताब हुआ जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि अभिनव उसे कोई जवाब देता, वो खुद ही नीचे गिर गया था। उसकी आंखें बंद हो गई थी और उसने हिलना डुलना बंद कर दिया था। उसे इस हाल में देख अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इधर जॉनी का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जो एक साथ इतने लोगों को चित कर सके। वो धीरे धीरे अभिनव की तरफ आगे बढ़ने लगा था। अभिनव ने देखा कि उसके होंठ के पास से खून आ रहा था। उसकी आंख के नीचे काला गड्ढा हो गया था। उसके पैर में मोच थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। कुल मिलाकर उसकी हालत बहुत खराब थी। अगर अभिनव वक्त रहते वहां नहीं पहुंचता तो वो मर सकता था। उस लड़के ने अभिनव के पास आकर पूछा, कौन हो तुम और तुमने हमारी जान क्यों बचाई? जॉन इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेताब था। उसके दोस्त वही सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। अभिनव ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोला, मैं कौन हूं ये मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे कि मैं कौन हूं। जॉनी ने अभिनव की शर्त पर बिना सोचे हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव ने उसकी जान बचाई थी। वो अभिनव के लिए अपने दिल में इतना छोटा सा राज तो रख ही सकता था। अभिनव उसके पास आया और उसे अपना कान पास लाने का इशारा किया। जॉनी अब अपना कान पास लेकर आया। अभिनव धीरे से उसके कान के पास झुका और बोला, मैं टाइगर हूं। और इतना कहकर वो 2 कदम पीछे हो गया। जॉनी ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बिना पलक झपकाए अभिनव को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहा था वो सपना है या हकीकत। अभिनव ने उसे इस बात को सीक्रेट रखने के बारे में याद दिलवाया और उसके बाद गाड़ी में बैठकर निकल गया। जॉनी अभी भी बिना पलक झपकाए अभिनव की गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर के बाद अभिनव हरदेव पाल सिंह के घर आ गया था। इतने सारे लोगों को मारने के बाद अभिनव के हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। उसने गाड़ी पार्क की और एक गहरी सांस लेकर अंदर जाने लगा। वो बहुत धीरे धीरे और ध्यान से अंदर जा रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब हमें करना क्या चाहिए। मेरे हिसाब से हमें गौरव से कहना चाहिए कि वो अकरम से इस बारे में बात करे। अब तो वही हमारी मदद कर सकते हैं, राजीव ने कहा। जब अभिनव अंदर आ रहा था तब राजीव, शर्मिला और परिवार के बाकी लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। वो सभी काफी चिंता में नजर आ रहे थे। जब तक हमें किंग कॉर्पोरेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है हमें फॉक्स ग्रीन होल्डिंग से सपोर्ट लेना चाहिए। शर्मिला ने भी अपनी तरफ से सुझाव देते हुए कहा, मम्मा अब कैसी बातें कर रही हो? ये दोनों कंपनी टाइगर चलाता है और हम जैसे लोग टाइगर से सीधा जाकर नहीं मिल सकते हैं। आज तक जब उसे किसी ने देखा ही नहीं तो हम कैसे उससे मिल पाएंगे? अनन्या ने कहा। यह सुनकर शर्मिला बोली, शायद चिराग इस काम में हमारी मदद कर सकता है। मैं काम करती हूँ, तुम्हारी और चिराग की शादी फिक्स करवा देती हूँ। वैसे भी इस अभिनव ने हमें दिया क्या है? ठीक इसी वक्त अभिनव घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे पूरी बात तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जितना उसने सुना उसे सुनकर उसे लगा कि अनन्या की कंपनी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। हेलो, नमस्ते, अभिनव ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वो भले ही कितना भी थका हुआ था, लेकिन वो इन लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो क्या करके आया है। जैसे ही अभिनव ने चहकते हुए नमस्ते किया तो शर्मिला, अनन्या और राजीव उसे देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। अभिनव उनकी आंखें देख हैरान हो गया। अभिनव को यह तो नहीं लग रहा था कि वो लोग मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आज जिस तरह का गुस्सा उनकी आंखों में नजर आ रहा था उसे देखकर अभिनव को कुछ अजीब लग रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों सब लोग अभिनव से गुस्सा थे और किस परेशानी में फंसी थी अनन्या? क्या अभिनव उसकी परेशानी हल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मैंने कहा नमस्ते एंड हेलो अनन्या, अभिनव ने दोबारा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, पर यह सुनते ही उन तीनों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। शर्मिला ने उबलते हुए कहा, क्या सही टाइम पर आए हो? अभिनव ने यह सुनते ही अनन्या को देखा। वो ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली
और अभिनव से नजर फेर ली। अभिनव से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? राजीव ने उसे एक पल को देखा और फिर टेबल पर रखा अपना फोन उठाया, उसमें कुछ खोला और आखिर में स्क्रीन अभिनव की तरफ घुमा दी। अभिनव पास आया और उसने राजीव से फोन ले लिया। फिर उसने स्क्रीन पर जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें अभिनव उस लड़के को होटल के अंदर बुरी तरह से पीट रहा था। अभिनव को यह देखते ही अंदर से बुरा लगा। अब उसे समझ आ गया था कि वो सभी अभिनव से खार खाकर क्यों बैठे थे। उसने कहा, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं समझा सकता हूँ। इतने में शर्मिला ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, क्या समझाओगे कि तुम अपने खाने का बिल भी नहीं चुका पाए और इस चीज से बचने के लिए तुमने इस बेचारे के साथ मारपीट की? शर्मिला ने कहा। अभिनव अपनी तरफ से कुछ कहता, इतने में अनन्या आगे आई और बोली, आई कांट अंडरस्टैंड, तुम्हें इतनी महंगी जगह पर खाना खाने की जरूरत ही क्या थी? तुम तो घर से ये कहकर निकले थे ना कि तुम जॉब के लिए जा रहे हो। फिर अभिनव फंस गया। उसने वीडियो को दोबारा देखा। पूरे वीडियो में उसे चाहत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ये देख अभिनव की जान में जान आ गई। अगर उन लोगों को पता चलता कि अभिनव चाहत के साथ था तो उसके लिए जवाब देना और भी भारी हो जाता। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे अनन्या और ज्यादा नाराज हो। हमने तुम्हें इसलिए तो अपने घर में जगह नहीं दी थी कि बाहर जाकर तुम हमारे परिवार की सरे बाजार इज्जत उछालो। जब बाकी दोनों महिलाओं ने अपनी बात कह दी तो राजीव से भी नहीं रहा गया और उसने भी अभिनव को सुनाना शुरू कर दिया। उसने आगे कहा, अनन्या का पति, इस घर का दामाद, पब्लिक में इतने बड़े होटल के अंदर ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? आप सभी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको सच पता नहीं है। आपने इस लड़के को मार खाते हुए तो देख लिया, लेकिन आप लोगों के मन में यह सवाल नहीं आया कि मैंने इसे मारा क्यों। यह आदमी मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था, मुझे अनाप शनाप बोले जा रहा था और मुझे ही नहीं, मेरे साथ। अचानक से अभिनव ये कहते कहते रुक गया। उसकी जुबान पर चाहत का नाम आने वाला था। तुम्हारे साथ कौन? अनन्या ने अभिनव की बात पकड़ते हुए पूछा और जवाब के लिए अभिनव की आंखों में देखने लगी। अभिनव चाहता था कि अनन्या अपनी नजर उससे दूर हटा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही थी। जब अभिनव से जवाब नहीं दिया गया तो शर्मिला ने कहा, मुझे पता ही था, आवारा गली का गुंडा, छटा हुआ बदमाश है ये लड़का। पहले उस लड़के का सहारा लेकर तमाशा खड़ा किया, बिना बिल भरे होटल से भागा और यहाँ बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा है। शेमलेस क्रीचर। राजीव, तुम सच में चाहते हो कि हमारी बेटी ऐसे आवारा सड़क छाप लड़के के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, जबकि अनन्या का हाथ मांगने के लिए एक से एक खानदानी लड़कों की लाइन लगी पड़ी है? शर्मिला ने जिस तरह से बात घुमाई उसे सुन राजीव हैरान हो गया। वो अभी अनन्या की शादी पर कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अभिनव को देखकर पूछा, ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया है, अब तुम क्या करोगे? आई एम सॉरी, लेकिन इस लड़के के साथ जो हुआ असल में इसके साथ वही होना चाहिए था। यह सुनते ही शर्मिला गुस्से में आग बबूला हो गई। वो गुस्से में अभिनव की तरफ बढ़ने लगी। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभिनव को थप्पड़ मार दे, लेकिन अपने आप को रोकते हुए उसने कहा, जब हम तुमसे तमीज से बात कर रहे हैं तो तुम भी तमीज से बात करो। परिवार की नाक कटाने के बाद कह रहे हो कि ये जो तुमने किया वो सही किया, और तुम्हें क्या लगा तुम्हारे ऐसे बोलने से हम तुम्हें गले लगाएंगे, शाबाशी देंगे? ना तुम्हारे पास कोई नौकरी है, ना तुम इस परिवार की मदद करना चाहते हो, तो कम से कम भगवान के लिए ऐसा कुछ तो मत करो जिससे इस परिवार को नीचा देखना पड़े। शर्मिला, शांत हो जाओ। राजीव ने शर्मिला को रोकने की कोशिश की। नहीं राजीव, इस बार नहीं, मैं पापा जी से बात करके रहूंगी। ऐसा नहीं चलने वाला है। ये लड़का इस घर में जमाई बनकर तो क्या, नौकर बनकर भी नहीं टिक सकता। अच्छा हुआ कि दोनों की ऑफिशियल शादी नहीं हुई, वरना हम जिंदगी भर अपनी बच्ची को क्या मुंह दिखाते। तुम्हें क्या लगता है पापा मानेंगे? वो अपने फैसले से पीछे हटेंगे? हाँ, मैं मनाऊंगी उन्हें। मैं उन्हें बताऊंगी कि ये लड़का अनन्या के लिए सही नहीं है। अनन्या की शादी अगर किसी से होनी चाहिए तो वो है चिराग, सिर्फ चिराग। ये सुनती अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने शर्मिला को देखा और बोली, मम्मा, मैं चिराग से शादी करने के लिए कब एग्री हुई? तुम्हारे एग्री होने की मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ
और मुझे पता है व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। इसके साथ रहोगी तो जिंदगी भर तकलीफ ही तकलीफ देखोगी। और फिर तुम्हें अपनी कंपनी के लिए भी मदद चाहिए ना। चिराग के अलावा तुम्हारी कंपनी को फिर से खड़ा करने में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। इस पर अनन्या ने कहा, मम्मा ऐसा नहीं है, मैं खुद अकरम सर से बात करूंगी, वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैं चिराग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो क्या तुम जिंदगी भर इस आदमी के साथ रहोगी? हाँ बताओ। शर्मिला ने पूछा। नहीं, मैं इन दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अनन्या ने अकड़ के साथ जवाब दिया। तुम्हें अकरम की अकरम सर की मदद किस चीज के लिए चाहिए? अभिनव ने माँ और बेटी की बातों के बीच में आकर पूछा। शर्मिला क्या कह रही थी उससे अभिनव को मतलब नहीं था, लेकिन अकरम का नाम सुनकर वो समझ गया था कि वो अनन्या की मदद कर सकता है। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा तो अनन्या और शर्मिला अभिनव को देखने लगे, लेकिन दोनों ने उसे जवाब नहीं दिया। इतने में राजीव बोला, अनन्या को अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। इसके जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अरे तुम क्यों ये सब इससे बताकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इस प्रॉब्लम में ये क्या कर लेगा? जाकर उन शेयर होल्डर्स की भी वैसे ही पिटाई करेगा जैसे उस लड़के की कर रहा था। शर्मिला ने अभिनव को और सुनाते हुए कहा और आगे बोली, तुम मेरी बेटी का पति बनकर ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हो। अगर इसने चिराग से शादी नहीं की तो मैं इसके लिए उससे भी बढ़िया लड़का लेकर आऊंगी, पर यू नेवर। इतना कहकर शर्मिला अपने कमरे में चली गई। राजू ने भी फोन उठाया और अंदर चला गया। उन दोनों के जाते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? AK लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है, लेकिन अकरम सर कभी इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे क्योंकि इसमें उनका कोई फायदा नहीं है। अनन्या ने ठंडे सुर में कहा। उसकी नजर में अभिनव इस दुनिया का आखिरी इंसान था जिससे वो इस बारे में बात करना चाहती हो। अभिनव ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनन्या ने यह सुनते उसे ध्यान से देखा और बोली, तुमसे एक चीज शेयर करूं? आई हेट यू। और आज जो तुम करके आए हो ना, उसके बाद तो आई हेट यू अ लॉट। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये मदद नाम का लॉलीपॉप मेरे हाथ में पकड़ाकर तुम मेरी नजर में सही साबित हो जाओगे तो तुम गलत हो। तुम अपने पैसों से एक सूट तो खरीद नहीं सकते, मेरी क्या मदद करोगे? फिर भी इफ यू वांट टू हेल्प मी देन प्लीज गेट आउट ऑफ माई लाइफ राइट नाउ। अनन्या मेरी बात तो सुनो। अगर एक बार और मेरा नाम लिया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। इतना कहकर अनन्या ने गुस्से में अपना फोन उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अनन्या को समझाए। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके उसके पीछे जाने लगा। उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम जिस प्रॉब्लम से डील कर रही हो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यह सुनते ही अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास करना बंद करो अभिनव, इनफ। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अनन्या, ट्रस्ट मी, आई हैव अ जॉब। मैं अकरम सर की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा हूं, अभिनव ने आखिर में कहा। यह सुनते ही अनन्या को हंसी आ गई और वो बोली, ओह अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पोजीशन परमानेंट है? हो सकता है कि आज अकरम सर तुम्हारे ऊपर तरस खा रहे हो, लेकिन कल वो तुम्हें लात मारकर बाहर भी कर सकते हैं। तुम और तुम्हारे जैसे हजारों लोग उसके लिए कुछ भी नहीं है, समझे? कुछ भी नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, अभिनव ने गंभीर आवाज में कहा। यह सुनते ही अनन्या ने खींचते हुए गहरी सांस ली और बोली, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मैं तुम्हारे साथ फंस गई। तुम उस दिन मेरे कमरे में आए कैसे थे? तुम्हें मेरी ही जिंदगी मिली थी बर्बाद करने के लिए। लंबी लंबी फेंकना बंद कर दो। जिसे न अपने घर, अपने परिवार के बारे में कुछ पता हो, वो क्या मेरी मदद करेगा? और सीरियसली, तुम अकरम सर से बात करोगे? तुम लाइक सीरियसली? जाओ और एक बार आईने में अपना चेहरा देखो। इतना लताड़ने के बाद अनन्या अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया। अभिनव फिर से उसके कमरे के बाहर खड़ा का खड़ा रह गया था। यह सब सुनकर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि हैरानी हो रही थी। उसे सच में अपने परिवार के बारे में पता नहीं था। वो बचपन से अकेला था, अनाथ था।
उसे लगता था कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर उसे लगता था कि इसके बजाय उसे लोगों को प्यार देना चाहिए। उसके जिंदगी में जो आया उसने उसे प्यार दिया, पर कोई पलटकर उसे प्यार नहीं करना चाहता था। अभिनव को इस चीज का मलाल नहीं था। उसे पता था कि उसकी नीयत साफ है। वो जानता था कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। जब अभिनव यही सोच रहा था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। अभिनव ने फोन खोलकर देखा तो पाया ये मैसेज उसके क्लासमेट हरीश का था। वही हरीश जो उसके साथ डिलीवरी कंपनी में जॉब करता था। उस मैसेज में लिखा था, कल शाम को रीयूनियन है, दिए हुए पते पर टाइम से पहुंच जाना। अभिनव जब कॉलेज में पढ़ता था तो सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। कोई उसके पास नहीं आना चाहता था। इस रीयूनियन में भी उसे इसी कारण से बुलाया जा रहा था, पर फिर भी वो जाता। अभिनव ये सोचकर फिर से नौकरों के कमरों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो बिस्तर पर आकर लेटा ही था कि इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अकरम का फोन था। हेलो टाइगर, मेरी जेनी से बात हो गई थी। तुमने जो कहा है वो हो जाएगा। साथ ही तुम्हारा जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, मैंने उससे हटवाने के लिए बात कर ली है। अभी थोड़ी देर में वीडियो सभी जगह से गायब हो जाएगा। थैंक यू अकरम। और हाँ, मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे तुम मैनेजर से नीचे वाली कोई पोस्ट देना। क्या? अकरम, असल में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अनन्या किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है और तुम ही उसे निकाल सकते हो। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि अनन्या और उसके परिवार को पता चले कि मैं कौन हूं। तो मैं उन्हें कह दूंगा कि मैंने अपनी मैनेजर की पोजीशन अकरम को मनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज की है, और साथ ही उनसे कहा है कि वो चाहे तो कुछ वक्त तक मुझे कम सैलरी भी दे सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और पहचान भी छुपी रहेगी। हाँ, अच्छा, और एक चीज, अभी कुछ दिनों में एक ऑक्शन होने वाला है। अलैना भी वहां आने वाली है। उससे मिलने का इससे बढ़िया मौका तुम्हें नहीं मिलेगा, अकरम ने कहा। यह सुनते ही अभिनव के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। बलराज और डीके ने अभिनव को अलैना के बारे में इतना बोल दिया था कि अब वो उससे जल्द मिलना चाहता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अपनी पहचान छुपाकर अभिनव अनन्या की मदद कर पाएगा? और क्या होगा जब अभिनव मिलेगा अलैना से? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अकरम से बात करने के बाद अभिनव सो चुका था। अगली सुबह कब आई उसे पता ही नहीं चला। जब वो नौकरों के कमरे से बाहर निकल कर आया तो उसकी नजर सीधी अनन्या से मिली। उसने नीले रंग का टॉप और सफेद रंग के शॉर्ट्स पहने हुए थे। अभिनव को अब एहसास हो रहा था कि अनन्या काफी सुंदर है। अनन्या, नाश्ता रेडी है। इतने में शर्मिला की आवाज आई। अनन्या की नजर अभिनव से मिली, लेकिन वो उसे बिना कोई इशारा दिए वहां से निकल गई। अभिनव अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया था। तभी उसे एक भारी सी आवाज सुनाई दी। तुम्हें क्या अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि हरदेव पाल सिंह की थी। वो नाश्ता करने के लिए पहले ही टेबल पर आकर बैठ गए थे। अभिनव हिचकते हुए उनकी तरफ बढ़ा और बोला, गुड मॉर्निंग। आजकल तुम्हें मॉर्निंग्स कुछ ज्यादा ही गुड नहीं लगने लगी है? इससे पहले इतने अच्छे बिस्तर पर सोए नहीं क्या? शर्मिला ने ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए कहा। हरदेव ने अभिनव को बैठने का इशारा किया और अभिनव अनन्या के बगल वाली कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। नाश्ते के लिए थैंक यू, अभिनव ने दिल से कहा। अनन्या, कल रात अभिनव कहाँ सोया था? इतने में हरदेव ने अनन्या की तरफ देखते हुए पूछा। अनन्या इस सवाल को सुनकर सकपका गई, लेकिन उसने अपना सिर नीचे रखा और कंधे उचकाते हुए बोली, मुझे नहीं पता। इससे फर्क भी क्या पड़ता है? वैसे भी इन दोनों की शादी कहाँ हुई है? शर्मिला ने बीच में आते हुए कहा। हरदेव ने पहले शर्मिला को देखा, उसके बाद अनन्या और अभिनव को देखते हुए बोले, अभिनव आज अनन्या के साथ कोर्ट मैरिज करेगा, दोनों रेडी रहना। यह सुनते अनन्या के होश उड़ गए। उसने कहा, दादाजी प्लीज, मैं अभिनव से शादी नहीं करना चाहती हूँ। यह सब तुम्हें इसके साथ एक ही बिस्तर पर रात गुजारने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें तो इस घर के कायदों के बारे में मालूम ही होगा। ऐसा नहीं है कि यह कायदा सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही लागू हो रहा है। लेकिन पापा जी, ये सारे नियम काफी पुराने हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की मॉडर्न टाइम में भी हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए।
वैसे भी आजकल इंडिविजुअल्स का जमाना है। ऐसे में अनन्या को ये फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो जिससे शादी करना चाहे कर सकती है। शर्मिला ने कहा। हरदेव ने उसे एक पल के लिए घूरते हुए देखा और बोला, अभिनव, तुम अपने सारा सामान लेकर इस घर में आ जाओ और कोर्ट मैरिज की तैयारी करो। और हाँ, अब से तुम दोनों एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह रहोगे। हरदेव की आवाज में जो गंभीरता थी उससे हर कोई घबरा गया था। फिर भी शर्मिला ने हिम्मत करते हुए कहा, अच्छा, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि जिसे आप अपना दामाद बनाना चाहते हैं वो असल में कैसा आदमी है। इतना कहते ही शर्मिला ने अपना फोन निकाला और उस पर वही वीडियो चला दिया जिसमें अभिनव मारपीट करता हुआ नजर आ रहा था। और उसने आगे कहा, ये देखिए, आपका सो कॉल्ड दामाद पब्लिक के बीच में ये कैसा काम कर रहा है। अब क्योंकि आपने लोगों के बीच में ये अनाउंस कर दिया है कि इन दोनों की शादी होने वाली है, तो इस वजह से अनन्या का भी नाम खराब हो रहा है। अभिनव ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने ये सब जानबूझकर। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, हरदेव ने वीडियो देखा और जोर से चिल्लाते हुए कहा, शट अप! मुझे पहले से पता था तो किस तरह का आदमी है। पता नहीं अनन्या को तेरे अंदर क्या नजर आया। अभिनव को यह सुनकर बुरा लगा। जब तक कोई उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता तो वो सहन कर सकता था, लेकिन अगर कोई उसके वजूद पर उंगली उठाए, ये उससे बर्दाश्त नहीं था। उसके सामने जो नाश्ता रखा हुआ था, अब उसे वो भी खाने की इच्छा नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और हरदेव की तरफ देखने लगा। हरदेव ने आगे कहा, खैर, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। शर्मिला, इंडिविजुअल्स का जमाना है। तुम्हारी बेटी ने अभिनव को चुना है, ऐसे में मैं उसकी इंडिविजुअल चॉइस के आड़े नहीं आना चाहता हूँ। और तुम में से किसी ने भी परिवार का नियम बदलने की सोची तो। इतना कहकर हरदेव सब लोगों की तरफ देखने लगा। किसी की आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हरदेव ने आगे कहा, अनन्या, जो 2 कंपनीज तुम्हारे अंडर चल रही है उन्हें मैं सनी को दे रहा हूं। तुम अब आगे सिर्फ वही कंपनी संभालोगी जो तुम्हें विरासत में मिली थी, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना कहकर हरदेव पाल सिंह ने पानी पिया, अपनी जगह से उठे और निकल गए। अनन्या की आंखें आंसुओं से भर आई थी। शर्मिला को भी गुस्सा आया और उसने उबलते हुए कहा, नहीं, वो इस तरह से मेरी बेटी से सब कुछ नहीं छीन सकते। वो मेरी बेटी के साथ इस जैसे आदमी से शादी कराने की जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी बच्ची, बेचारी मेरी बच्ची का क्या होगा? इस फक्कड़ के साथ रहकर वो क्या खाएगी, कैसे रहेगी? अभिनव जानता था कि शर्मिला बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रही है। उसने धीरे से कहा, मैं उसका और अपना दोनों का ध्यान रख सकता हूँ। मैंने अकरम सर से भी बात की है, वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। बदले में उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मैनेजर की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। झूठ मत बोलो अभिनव, शर्मिला ने तुरंत कहा। एक सेकंड शर्मिला, अभिनव, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें अकरम की कंपनी में नौकरी मिल गई थी? राजीव के सवाल के जवाब में अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। शर्मिला ने कहा, मैं मान ही नहीं सकती। उधर अनन्या अभी भी रोए जा रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से शर्मिला को बोली, अभिनव के पापा अकरम सर के ड्राइवर थे। हालांकि अनन्या को यह कहते हुए भी डाउट था कि अभिनव उसकी मदद कर पाता या नहीं। इस खबर को सुनकर राजू और शर्मिला हैरान हो गए और एक साथ बोले, अकरम इस लड़के को जानते हैं? अकरम इस लड़के को जानते हैं? अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों खुले मुंह के साथ अभिनव को देख रहे थे। अभिनव ने अनन्या से कहा, चले? कहाँ चले? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अनन्या ने बिगड़ते हुए कहा और टेबल से उठकर घर से बाहर निकल गई। ये देख अभिनव हैरान हुआ और उसके पीछे जाते हुए बोला, अनन्या सुनो, अनन्या। आखिर में जब अनन्या अभिनव की गाड़ी के सामने रुकी तो वो भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अनन्या अभिनव की गाड़ी को देखते हुए बोली, ये तुम्हारी गाड़ी है? अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्या मैं तुम्हें इसमें राइड पर लेकर जा सकता हूं? इस डस्टबिन में? अनन्या, ये बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ, बाहर से थोड़ी गंदी दिखती है, लेकिन एक बार तुम अंदर बैठकर तो देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। चलो ना, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। अनन्या ने कुछ देर के लिए उस गाड़ी को देखा और बोली, तुम्हें ये गाड़ी भी अकरम सर ने दी होगी? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि ये गाड़ी तुम्हारी है? ये तुम्हारी कंपनी की गाड़ी है
और तुम इसे ऐसे लेकर इधर से उधर घूम रहे हो। इस गाड़ी में जाने से अच्छा है कि मैं अपनी गाड़ी में चली जाती हूँ। थैंक यू। और इतना कहकर अनन्या अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव सिर्फ उसे जाते हुए देख रहा था, वो उसे नहीं रोक सकता था। अभिनव भी उसके पीछे ऑफिस पहुंचा। वो आने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए जैनी ने उसे सुना दिया। अभिनव जैनी से इस बात का बदला लेना चाहता था, लेकिन आज नहीं। आज उसे बहुत काम था। ना सिर्फ उसे अनन्या का काम करवाना था, बल्कि उसे मैरिज रजिस्ट्रार के पास भी जाना था और उसके बाद रियूनियन में भी जाना था। अनन्या का काम खत्म करवाने के बाद अभिनव सीधा अपने कमरे पर आया और उसने जरूरत का सारा सामान समेट लिया। हरदेव ने उसे जल्दी घर आने को कहा था, इसलिए वो तुरंत अपने कमरे से निकल गया। जब वो अनन्या के घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर की पार्किंग में सिर्फ अनन्या की गाड़ी खड़ी है। हरदेव, राजीव और शर्मिला घर में नहीं थे। सनी भी वहां नहीं था। ऐसे में घर में शांति थी। अभिनव को यह शांति अच्छी लगती थी। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसे एक खुशबू आई। वो जानता था कि ये खुशबू अनन्या की है। अनन्या बार स्टूल पर बैठी थी। उसने शराब पी थी या नहीं, ये कह पाना मुश्किल था। अभिनव पास आया तो उसने देखा कि अनन्या ने अपने कपड़े बदले हुए थे। उसने एक सुंदर सा वन पीस पहना हुआ था। जैसे ही अनन्या की नजर अभिनव से मिली तो उसने कहा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और उसने अपने ग्लास में थोड़ी शराब डाल ली। मैं तैयार हूं, चले? इस तरह के कपड़ों में तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाली हूं। थोड़ा तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। वहां कुर्सी पर एक सूट रखा है, उसे पहन लो। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूं। थैंक यू, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और सूट की तरफ बढ़ने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनन्या उसके लिए सूट लेकर आएगी। शायद वो उतनी भी बुरी नहीं थी जितना अभिनव सोच रहा था। उसने तुरंत अपने कपड़े बदले, सूट पहना और बाहर आ गया। अभिनव बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका सूट देख ऐसा लग रहा था जैसे ये खास उसी के लिए बना हो। अनन्या ने जब उसे देखा तो वो देखती ही रह गई। इससे पहले कि अभिनव उसे अपने आप को देखते हुए देखता, अनन्या ने अपना सामान लिया और गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। पर उसे पता नहीं था अभिनव उसे देख चुका था। वो भी मुस्कुराते हुए अनन्या के पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर आया तो अनन्या ने कहा, तुम अपने ऑफिस वाली गाड़ी से आना। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाली हूँ और ना ही तुम्हारे उस डस्टबिन में बैठने वाली हूँ। रजिस्ट्रार के ऑफिस पर मिलो। इतना कहकर अनन्या वहां से निकल पड़ी। अभिनव ने भी अपनी गाड़ी उठाई और उसके पीछे जाने लगा। वो गाड़ी काफी धीरे धीरे चला रहा था। वो कुछ वक्त सिर्फ अपने आप के साथ रहना चाहता था। उसे लग रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है। उसे शादी के लिए मना कर देना चाहिए था, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो बिना अपनी असली पहचान बताए इस शादी को नहीं रोक सकता था। इसके अलावा उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो हरदेव से बच सके। अनन्या ने अपनी गाड़ी रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर लगा दी। अभिनव ने भी अपनी गाड़ी लगाई और दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे। अंदर जाकर थोड़ी फॉर्मेलिटीज के बाद रजिस्ट्रार ने कहा, यहां साइन कर दीजिए, और पेन उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। अनन्या और अभिनव एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों साइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरियों ने उन्हें इस जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहां उन दोनों के पास पेन उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभिनव ने अपनी नजर नीचे की। अनन्या ने पेन उठाया और साइन कर दिया। जब अभिनव और अनन्या बाहर आए तो अभिनव के हाथ में उनका मैरिज सर्टिफिकेट था। अनन्या उस सर्टिफिकेट को हाथ भी नहीं लगाना चाहती थी। उसने अभिनव से कोई बात नहीं की और अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। इधर अभिनव को भी देर हो रही थी। उसे रियूनियन के लिए जाना था, पर उसके पास कपड़े बदलने का वक्त नहीं था। ऐसे में वो उन्हीं कपड़ों में रियूनियन के लिए निकल गया। जैसे ही अभिनव होटल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि हरीश कामिनी नाम की एक लड़की के साथ बाहर आ रहा था। कामिनी कॉलेज में उन लड़कियों की लीडर हुआ करती थी जो अभिनव और उसके जैसे बाकी लोगों को बुली करते थे। जैसे उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसने कहा, ओह, देखो तो कौन आया है, अभिनव। हेलो, अभिनव ने कहा। कामिनी ऊपर से नीचे तक उसके सूट को देख रही थी। इतने में हरीश ने कहा, बहुत बढ़िया सूट पहना हुआ है। मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं, क्योंकि डिलीवरी वालों का टाइम फिक्स नहीं होता ना। उन्हें कभी भी डिलीवरी के लिए बुला लेते हैं।
क्या ये डिलीवरी बॉय है? कामिनी ने हैरान होते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता था? नहीं यार, मैं तो अमेरिका में थी ना, तो मुझे कैसे पता होता। तो अभिनव, तुम क्या यहाँ अपना काम डिच करके आए हो? नहीं, मैं अब डिलीवरी बॉय नहीं हूं, एक ऑफिस में जॉब करता हूं। यह सुनते ही हरीश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे हाँ, इसने तो अनन्या सिंह को फंसाकर उससे शादी की है ना, अब अपनी बीवी के ऑफिस में काम कर रहा होगा। ये कहते ही कामिनी और हरीश जोर जोर से हंसने लगे। अभिनव को उन दोनों की शक्ल देख गुस्सा आ रहा था। उधर जब अभिनव को गुस्सा आ रहा था, तब इधर वही हट्टा कट्टा सा आदमी हाथ में सिगार लिए अपने सेक्रेटरी के पास खड़ा था। उस आदमी ने पूछा, टाइगर दिखता कैसा है, कुछ पता चला? हम वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मुझे एक हफ्ते में उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। हमारे जासूस से कहो कि जरा जल्दी काम करना शुरू करे। इतना कहकर उस आदमी ने सिगार का कश लिया और खिड़की से बाहर धुआं उड़ा दिया। अब आगे क्या होने वाला था? कौन था यह आदमी जो अभिनव के पीछे पड़ा था? और क्या नया मोड़ लेने वाली थी अभिनव की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर।